संविधान में परिवर्तन करना चाहिए, ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। संसद में कई दिनों के गतिरोध के बाद संविधान पर चर्चा के दौरान संसदीय कामकाज हुआ, लेकिन ये चर्चा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर नहीं उठ पाई। इस चर्चा का उद्देश्य संविधान के 75 साल के सफर पर सार्थक विचार विमर्श करना था। सांसदों पार्टियों से अपेक्षा थी कि वो संविधान लागू होने के 75 साल के अनुभवों पर गंभीरता से मंथन करेंगे। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था की उपलब्धियों और नाकामियों का संसद में ठोस आकलन किया जाएगा, क्योंकि संविधान कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। इसमें वक्त और हालात के मुताबिक संशोधन होना जरूरी है। लेकिन लोकसभा में 2 दिनों तक हुई चर्चा में सरकार से लेकर विपक्ष तक सब यही बताने की होड़ लगी रही कि किसने कितने संविधान का ज्यादा उल्लंघन किया। आज यही तस्वीर राज्यसभा में भी दिखी, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की कमीज को ज्यादा दागदार बताने की कोशिश करते रहे और पूरी बहस का मकसद डिरेल हो गया। लोकसभा के बाद भी राज्यसभा में भी सरकार आपातकाल और कांग्रेस सरकारों में हुए विवादों का जिक्र करती रही, जबकि कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार और संघ परिवार पर संविधान के खिलाफ काम करने के आरोप दोहराए। केंद्र में भी गठबंधन की सरकार है और विपक्ष ने भी गठबंधन बनाया हुआ है, लेकिन संविधान पर पूरी चर्चा कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमट गई। दरअसल बीते कुछ सालों से ये परंपरा ही बन गई है कि कोई भी आयोजन, चाहे वो संवैधानिक हो या सरकारी, राजनीतिक विवाद में फंसे बिना नहीं रहता। दोनों तरफ से अतिवादी आरोप लगाए जाते हैं और इतिहास में दफन विवादों को खोद खोद कर निकाला जाता है। इसलिए आज शुद्ध सियासत में यह सवाल पूछा जाना जरूरी है कि संविधान पर इस विशेष चर्चा में क्या हासिल हुआ। दोनों तरफ से जो मुद्दे उठाए गए वो हमेशा से पब्लिक डोमेन में हैं। उन्हें दोहराने के बजाय कौन सा नया विचार सामने आया? क्या संसद ने एक अहम मौके को गंवा दिया? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल होगा, जिसमें बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता मथुरादास जोशी जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट पुरुषोत्तम नवीन जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव जी, मथुरा जी, पुरुषोत्तम जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे लगता है कि जोशी जी से ही पहला सवाल ले लेना चाहिए। जोशी जी, इस चर्चा के बहाने मोदी सरकार की उन तमाम नीतियों व कदमों को देश के सामने आप रख पाएंगे जिनको आप संविधान विरोधी कहते हैं। 2 दिन हम लोगों ने लोकसभा में भी देखा और आज भी आप तमाम उन मुद्दों को उठाते रहे जिनको आप संविधान विरोधी कहते हैं। राज्यसभा में भी हम लोगों ने वही दृश्य देखे। देखिए, सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। अब तो चर्चा हो ही रही ना। नहीं है, लेकिन सरकार चर्चा करने कहाँ देती है सदन में। लोकतांत्रिक तरीके से अगर चर्चा हो तो कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ सुझाव मिलेंगे, कुछ नई चीजें सामने आएंगी। उन चीजों को देखने को मिलेगा क्या कमियां सरकार की रही हैं। सरकार के मंत्री ही खड़े होकर अगर हंगामा करना शुरू कर देंगे तो ये लोकतंत्र में कहाँ हुआ। आपका तो लंबा अनुभव है, आपने पहले भी देखा होगा, इससे पहले भी कभी सत्ता पक्ष किसी मामले में हंगामा करता हुआ आपको मिला? यहाँ तो सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की। वही सरकार सदन में तमाम नए नए मुद्दों को लेके आती है और कहीं आप अगर सरकार के खिलाफ बोलने लगते हो तो तमाम बड़े मुद्दे उखाड़ने की बात होती है, तमाम तरीके की उलझुल बातें होती हैं और स्वस्थ बहस करने के बजाय उल्टा ड्रिल करने का काम होता है, सदन का टाइम बर्बाद करने का काम करते हैं। सही जवाब देने को बिल्कुल तैयार नहीं। क्या सरकार ने कहा था चलो रोजगार के मुद्दे पर आप डिबेट कर लो, तो आपने कहा 2 करोड़ रुपए पर 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी, नौकरियां देंगे हम। तो आप बता दिए 10 साल में कितने लोगों को मिला, उसमें बहस करने को तैयार नहीं है। महंगाई में बहस करने को तैयार नहीं है। संवैधानिक व्यवस्थाओं में बहस करने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी आलोचना सुनने को तैयार ही नहीं है।
ठीक है, आपको ठीक पता नहीं क्या डर है, क्यों सरकार डरती है, किस लिए अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहती है? तो ठीक। राजा तो वो है ना, को अपनी आलोचना सुनने का ठीक है, ठीक है जोशी जी, संजीव वर्मा जी, संविधान पर चर्चा हो सब चाहते थे और संविधान पर चर्चा शुरू भी हुई, 2 दिन लोकसभा हो गया, आज ये राज्यसभा में भी हो गई। देश इस पर सार्थक चर्चा देखना चाहता था, लेकिन ये जो चर्चा हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप वाली चर्चा, ये देश नहीं देखना चाहता था। आलोक जी देखिए, कांग्रेस का ये चरित्र बन गया है कि सदन में मौन और सड़क पर शोर, क्योंकि ये किसी भी मुद्दे का ये लोग हल चाहते नहीं है और देश की जनता को लगातार गुमराह करना, झूठ बोलना, बरगलाना और एक तरह से अफवाहों का जो बाजार उसको लगातार गर्म किए रखना, ये इन लोगों का एक तरह से चरित्र बन गया है। और अभी मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो श्रीमान जी, हंगामा करने का कॉपीराइट तो केवल और केवल राहुल गांधी जी के पास है और उन्हीं को मुबारक। हमको ना तो हंगामा चाहिए, ना हम हंगामा करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, ना देश ऐसे लोगों को पसंद करता है। और जब आपका काला इतिहास का उल्लेख होता है, जब आपके बारे में बताया जाता है किस प्रकार से आपने 1971 में शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और आप उसको बदलने के लिए आप तमाम संविधान की अवहेलना करते हुए जिस तरह से आप जाते हैं, तो वो संविधान की रक्षा थी, वो संविधान का आपका महिमा मंडन था। जिस तरह से आप 1975 में देश को आतंकवाद में झोंकने का काम करते हैं, पूरे देश को जेल खाना बना देते हैं, पत्रकारिता के ऊपर अंकुश लगा देते हैं, वो क्या संविधान की रक्षा थी? क्या वही संविधान है? आप जिस तरह से अभी रोजगार की बात कर रहे थे, अभी बहुत ही कम समय पहले, लगभग 2 साल के आसपास का समय हो गया है, हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हुए और प्रियंका गांधी जी के द्वारा वहां पर बोला गया, हमारी सरकार आएगी, 1 लाख लोगों को, 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी 3 माह के अंदर। ठीक। और जैसे ही अब मात्र 2 साल का समय व्यतीत हो गया है, मात्र 10 नौकरी भी हिमाचल सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई। इसके बारे में जब प्रियंका गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से युवाओं का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे छोड़िए, ये तो चुनावी वादे हैं, चुनाव में तो ऐसे पता नहीं कितने वादे किए जाते हैं। ठीक है, संजीव जी, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। संजीव जी, हम लोग संविधान पर वापस आए। ठीक है, पुरुषोत्तम नवीन जी, संविधान पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से हिसाब मांगते रहे। आपने भी 2 दिन लोकसभा देखा, आज राज्यसभा देखा होगा। कांग्रेस बीजेपी को घेरती रही कि आप 2 कार्यकालों का हिसाब किताब दीजिए, 10 साल का हिसाब किताब दीजिए, और बीजेपी भी कांग्रेस के 4-5 दशकों का हिसाब मांगती रही। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा रहे, सार्थक चर्चा तो मुझे कहीं दिखी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। जी बिल्कुल आलोक जी, परसों भी हम लोगों ने यही देखा और आज भी यही देखने को मिला सदन में। देखिए, कुल मिलाकर मामला यह है कि राहुल गांधी ने जिस संविधान के मामले को उठाया है वह एक तरह से हिट विकेट हो रहे हैं। जब आप ऐसे मामले को उठाते हैं जहां आप खुद ही आपने कई गलतियां की हुई हैं, तो जब आप ऐसे मामले को उठाएंगे तो फिर पक्ष भी उस तरह से आपको डिफेंड करेगा। और चूँकि धारा चाहे 356 की बात हो, किस तरह से सरकारें पहले बर्खास्त की जाती थी, या तमाम तरह की चीज़ें, इमरजेंसी को तो बिल्कुल रटाया बना दिया गया है, तो उस तरह की तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। और उसके बाद उस संविधान को मुद्दा बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। वे अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन यह जनमानस में बैठ नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस ने इतनी गलतियां अतीत में की हुई हैं, आज़ादी के समय से लेकर और मनमोहन सिंह की सरकार तक, कि उसमें उसको सफलता नहीं मिल सकती। और देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो सत्ता का चरित्र ही अधिनायकवादी होता है। अगर आप यह अपेक्षा करें कि बीजेपी
कोई बिल्कुल दूध की धुली हो जाएगी या संविधान के बिल्कुल एक एक कतरन का शब्दशः पालन करेगी, तो यह उम्मीद भी बेमानी है। तो कुल मिलाकर यह है कि सभी परसेप्शन की लड़ाई में लगे हुए हैं, कोई संविधान की चर्चा नहीं है। इस बात संविधान को कैसे बेहतर रूप में कार्यान्वित किया जाए, मुझे राजेंद्र प्रसाद का एक कोट याद आता है। संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि अगर हम बेहतर संविधान भी बना दें, लेकिन उसका पालन करने वाले अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो उस बेहतर संविधान से भी वे गलत काम ही करेंगे। लेकिन एक कमज़ोर संविधान भी अगर अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो उससे बेहतर देश का या देश के नियम कानून का निर्माण हो सकता है। तो बिल्कुल वही बात है कि संविधान अपनी जगह ठीक है, संविधान को क्रियान्वित करने वाले लोग कैसे हैं, इसको देखा जाना चाहिए। और यह परसेप्शन की लड़ाई लोकसभा चुनाव के समय से ही चल रही है। बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को इसमें नाकामी मिली, अब फिर से एक बार उसको पंख लगाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। लोकसभा में तो पूरा नैरेटिव यही सेट किया जाता रहा। जोशी जी, आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के नैरेटिव को सेट कर बीजेपी को 240 में समेट दिया था। अब संविधान पर चर्चा के जरिए एक मौका आपको और मिला है। 2 दिन लोकसभा में, एक राज्यसभा में, आज का दिन राज्यसभा में और कल भी राज्यसभा में आपको मौका मिलेगा सरकार को उन मुद्दों पर घेरने का जिसको लेकर आपको मौका अभी तक नहीं मिल रहा था। बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर आप कह रहे थे कि चर्चा कराइए, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही थी। लेकिन इन 4 दिनों में आपको सरकार को घेरने का बहुत सारा मौका मिला। प्रियंका जी का लोकसभा में हम लोग सुन ही रहे थे कि वो संभल में भी घेर रही थी सरकार को, उन्नाव मामले में भी घेर रही थी, तमाम सारे मुद्दों पर। अडानी मामले का भी जिक्र कर दिया था, राहुल जी ने भी अडानी मामले का जिक्र कर दिया था। तो ये मौका है आपके लिए सरकार को घेरने का। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कहती है। देखिए, संविधान में संशोधन इसलिए हुआ कि निश्चित रूप से संशोधन हुआ कि आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किया गया। हाँ, कुछ गलतियां हुई होंगी, मैं उसको स्वीकार करने में भी नहीं हिचकूंगा, ठीक है, होती रहती है। दूसरी बात, जहां तक ये कहते हैं कि इमरजेंसी लगाने के बाद देश की जनता ने इमरजेंसी का जवाब 1980 के चुनाव में दे दिया था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी 2/3 बहुमत से जीत कर आई थी। सारे देश में कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन मिला था और कांग्रेस पार्टी की शानदार वापसी हुई थी। एक बात, इनको इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब जनता ने कह दिया इमरजेंसी को जस्टिफाई कर दिया तो ये बोलते रहे, ठीक है, इनको बोलना है, इनको कांग्रेस के लिए कुछ मिलता नहीं इसलिए बोल देते हैं, तमाम चीजें नेहरू जी के उसमें ले आते हैं, वो ठीक है बोल रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप देखिए, आप जो आरक्षण के उल्लंघन की बात हम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात हम कर रहे हैं, संविधान के उल्लंघन की बात हम कर रहे हैं, संविधान को बाईपास करने की बात है। आप बताइए, इस देश में अब कितनी सरकारी नौकरियां बच गई हैं? अगर हम आरक्षण को खत्म कर रही सरकार कहते हैं तो कितनी नौकरियां ला रहे हैं? सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। जितने भी नवरत्न कंपनियां थी जिन पर रोजगार मिलता था, जिनके माध्यम से तमाम गरीब के घर पर चूल्हा जलने का काम होता था, आप देखिए खाद्य सुरक्षा का जो विधेयक आया था उसमें कितना कारगर अभी इन्होंने बना दिया, उसको कितना खत्म करने की बात इनकी हो रही है। दूसरी चीज, आपके किसानों के हितों की बात में हम चर्चा की बात करते हैं, उसमें कितना इन्होंने आगे बढ़ाया है, कितना किसानों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। अडानी वाले मुद्दे पर आपके सामने है कि संविधान के तहत चर्चा करना चाहते हैं, लोकसभा के नियमों के तहत चर्चा करना चाहते हैं, उसमें कितना सरकार आपको चर्चा का मौका दे रही है और कहाँ? जब मंत्री उठकर ठीक, आप घूम फिर के, जोशी जी, कांग्रेस पार्टी घूम फिर के अडानी में ही आ जाती है। संजीव वर्मा जी, आप सत्ता पक्ष हैं, क्या आप लोगों को लगता नहीं कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बहस के स्तर को और ऊंचा किया जाना चाहिए था, और ऊंचा उठाया जाना चाहिए था, आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए था? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूंकि आप सत्ता पक्ष हैं, ज्यादा है। आलोक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम शुचिता पर विश्वास करते हैं, पारदर्शिता पर विश्वास करते हैं, संविधान के ऊपर विश्वास करते हैं और 75 वर्षों में पहली बार संविधान के 75 वर्षों में पहली बार हमने संविधान को महिमा मंडित करने का काम किया।
और जी बोलिए 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 संजीव जी, आवाज जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी बोलिए। जी पुरुषोत्तम नवीन जी, ठीक है संजीव जी आप ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है, अभी आपके पास आता हूं, तब तक पुरुषोत्तम नवीन जी से सवाल ले लेता हूं। पुरुषोत्तम नवीन जी, विपक्ष बार बार लोकसभा चुनाव में भी कहता रहा कि संविधान खतरे में है, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कहता रहा खतरे में है। इन 3 दिनों की चर्चा में भी बार बार यही सवाल उठते रहे कि संविधान खतरे में है, लेकिन क्या खतरा है, कैसा खतरा है, ये चीजें सामने खुलकर नहीं आ पाती कि कौन सा खतरा आ गया है संविधान पर, क्या होने जा रहा है संविधान को लेकर। देखिए आलोक जी, कांग्रेस पार्टी तभी किसी मुद्दे को बड़ा बना सकती है जब वह गांधी परिवार से कम एक पैर तो बाहर निकाले। अभी दोनों पैर, दोनों हाथ कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार के अंदर ही है। आप देखिए कि परसों चर्चा की शुरुआत प्रियंका गांधी करती हैं और चर्चा का समापन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी करते हैं। यानी बहन से शुरुआत होती है और भाई पर जाकर समाप्त हो जाती है कांग्रेस पार्टी। तो यह जो सिंबोलिज्म बनता है, यह जो प्रतीकात्मकता बन रही है कांग्रेस पार्टी की परिवारवाद की, वह किसी भी तरह से उसके हक में नहीं है। कांग्रेस को अगर उठना है, कांग्रेस को किसी भी मुद्दे को अगर बड़ा बनाना है, तो उसको कम से कम एक जुझारू, एक किसान पृष्ठभूमि का नेता ढूंढना होगा उत्तर भारत से या जहाँ से भी, लेकिन एक उस तरह के नेता को। आप देखिए कि नेता छोड़ते चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी उनसे बात नहीं करते हैं। आप अहंकार का आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं, बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन आपके नेता जब आपसे रूठ जाते हैं, वे दूर जाने लगते हैं, आप उनसे बात तक नहीं करते, वे मिलने आते हैं, आप उनको घंटों बैठा कर रखते हैं। तो यह कौन सी लोकतांत्रिक परंपरा और कौन से संविधान का यहाँ पर पालन हो रहा है? कांग्रेस को अगर उठना है, अगर अपने आप को संभालना है, तो उसे कम से कम एक पैर कांग्रेस परिवार से, गांधी परिवार से बाहर निकालना होगा और तभी यह संभव। अभी आप देखिए कि पूरी रणनीति यह लग रही है कि संविधान को मुद्दा बनाकर, संविधान को उपकरण बनाकर सिर्फ गांधी परिवार को जैसे खड़ा किया जा रहा हो, चाहे आप प्रियंका की बात कर लें या फिर राहुल की बात कर लें। तो यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यजनक है और इस पर कांग्रेस को सोचना होगा। जी बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, आज जब आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे और जब बीजेपी की तरफ से ये सवाल खड़े किए जाते रहे कि कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका जवाब जो दिया, उस पर मैं आपसे सवाल ले लेता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 70 सालों में जो हुआ उसी की वजह से देश में इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं, मोदी जी जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री बन सके, मेरे जैसा लेबर का बेटा, मजदूर का बेटा नेता प्रतिपक्ष बन सका। आप खुद 30 मार खा मत समझिए, ये नेहरू जी की ही देन है। उनका ये कहना था, चूंकि नेहरू जी के ऊपर भी सवाल आज खड़े किए गए बीजेपी की तरफ से, तो ये उनकी तरफ से ये बात कही गई, ये कोट किया गया। आलोक जी, देखिए मैं एक एक बात का लगातार जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई जोशी जी ने कहा, संवैधानिक व्यवस्था की बात करी, तो कहाँ चला गया था उस समय आपका संविधान, जिस समय आप गांधी परिवार को एडजस्ट करने के लिए कि गांधी परिवार की लगातार बादशाहत बनी रहे और आपने एक सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में सोनिया गांधी जी को बिठाया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का एक, जो हमारे संविधान में कहीं दूर से दूर तक कभी कोई व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि वहां पर गांधी परिवार को एडजस्ट करना था, गांधी परिवार को प्रधानमंत्री से ऊपर बिठाना था। तो आपको संविधान के ऊपर बोलने का किसी तरह से दूर से दूर तक कोई अधिकार नहीं। कहाँ गई थी आपकी वो संविधान के प्रति जो आपकी एक आस्था, जब आप 356 के तहत 100 के आसपास आपने राज्य सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। कहाँ गई थी आपकी संविधान के प्रति आस्था, जब आप संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बार बार और लगातार अपमानित करने का काम कर रहे थे, जो अपनी पार्टी के संविधान को ही नहीं मानते, उसका ही अनुपालन नहीं करते, वो संविधान की बात करेंगे? कहाँ गई थी आपके, कहाँ गया था उस समय आपका संविधान का अनुपालन, जब
सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब 12 वोट मिले और आपने उनको नकार दिया और पंडित नेहरू को आपने सत्ता सौंप दी, नेहरू गांधी परिवार से आप बाहर निकलेंगे तो कांग्रेस के बारे में सोचिएगा। कहाँ गई थी आपकी संविधान के प्रति आस्था जब आपने 1971 में ठीक है संजीव जी, के ऊपर आपने पूरी न्यायपालिका को दाता बताने का काम किया और सत्ता और देश सत्ता के लिए आपने देश को एक क्रूरता का जो तांडव आपने इमरजेंसी में पूरे देश को दिखाया। कहाँ गई थी उस समय आपका संविधान के प्रति आस्था? और मंडल कमीशन में के तहत जहां आपने हजारों युवाओं को आत्मदाह के लिए मजबूर किया, कहाँ गया था? ठीक है संजीव जी आपके पास आऊंगा। जोशी जी जैसे संजीव जी आपको घेर रहे हैं ना, वैसे ही आज निर्मला सीतारमण ने हाउस के अंदर, उच्च सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी बहुत सवाल किए और उनको कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए संविधान में संशोधन करती रही। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं थे, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की हिफाजत के लिए थे। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं लगता हूं इनकी बेशर्मी की भी एक हद होती। आप उस परिवार पर आरोप लगा रहे हैं जिस परिवार का इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा, आजादी के बाद इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस देश को आगे बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक बात। दूसरी बात, आपने स्वयं आप लोग देख रहे होंगे कि 89 के बाद कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की डायरेक्ट इनडायरेक्ट सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है, न कोई मंत्री बना है, न कोई प्रधानमंत्री बना है। इनको पता नहीं क्या इनके पेट में इतना बड़ा दर्द, इतना भय इनको किस बात का होता है कि ये गांधी परिवार के खिलाफ इतना जहर उगलने का काम करते हैं। जब नेहरू के लिए जब गांधी के हत्यारे इस देश में सत्ता में आएंगे तो आप समझ सकते हैं, जब गांधी को राष्ट्रपिता की हत्या कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। गांधी परिवार के प्रति उल जलूल बातें, तमाम तरह की बातें कर सकते हैं, निर्लजता की बातें कर सकते हैं और इनके बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी उपलब्धि बिल्कुल नहीं बताएंगे। मैंने आपको कहा ना, संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। आप संविधान की रक्षा कहाँ कर रही है सरकार? इस सरकार ने कहाँ संविधान को आगे बढ़ाने का काम किया? संविधान के मुताबिक इस देश में काम हो रहा है वर्तमान में? मैं आप जो ठीक है स्वस्थ बहस करिए, जिन आप बताओ इस 10 साल के अंदर अंदर कोई नया एक IIT खुला है, नया कोई एम्स खुला है, नए कहीं रोजगार की व्यवस्थाएं इस प्रदेश में कहीं की है इन्होंने कि हम रोजगार के संसाधन हम लोग तमाम देश को बेचने का काम करें। जो जवाहरलाल नेहरू ने जो इंस्टीट्यूशन स्थापित किए थे उनको खत्म करने की बात। संजीव जी का भी ऑडियो खोलिए, कुछ बोल रहे हैं संजीव जी ठीक है। जोशी जी संजीव जी का जवाब ले लेते हैं। संजीव जी बड़ी देर से आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनका ऑडियो चूंकि हम लोग म्यूट कर रखा है। जी संजीव जी बोलिए संजीव जी। देखिए आलोक जी देखिए, ये वो लोग हैं जो दलित समाज का लगातार अनादर करते हैं, जो अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी जी को, क्योंकि एक बार उन्होंने अध्यक्ष बनने के लिए अपना नॉमिनेशन किया, सोनिया गांधी जी के सामने उनको निर्वस्त्र करके जिस तरह से उनको अपमानित करके भगाया गया कांग्रेस मुख्यालय से, और PV नरसिम्हा राव जिन्होंने कांग्रेस जिन्होंने गांधी परिवार की एक बार मुखालफत करने की कोशिश करी, तो उनका किस तरह से इन्होंने अनादर किया। ये लोग संविधान की बात ठीक है चलिए आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, पुरुषोत्तम नवीन जी के पास चलेंगे। पुरुषोत्तम नवीन जी, यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर कोई सहमति नहीं बनती है तो फिर संविधान की चर्चा का क्या मायने, क्या उद्देश्य? यानी कि हम कुछ हासिल नहीं कर पाए 4 दिनों की चर्चा में। 3 दिन हो गए, कल 1 दिन और शेष रह गया। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे एक व्यंग्य हमने पढ़ा था कि गांधी जयंती में गांधी को छोड़कर सारी बातों पर चर्चा होती है।
तो ठीक उसी तरह से संविधान की पालना, संविधान को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जाए, कैसे उसकी स्वीकार्यता बढ़े, उसको कैसे और उदारीकृत और लोकतांत्रिक तरीके से जनता में समावेशित किया जाए, उसको लागू किया जाए, इसकी चर्चा न करके बल्कि आरोप प्रत्यारोप करना, पुरानी चीज़ों को उठाना और नई चीज़ें जो नहीं हैं, दोनों पक्षों की इसमें गलतियां हैं। क्योंकि जिस तरह से देखिए, सबसे बड़ी गलती यहाँ हुई कि जब से राहुल गांधी ने इसे एक बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश की, क्योंकि कहाँ ऐसा देखा जा रहा है कि संविधान के खिलाफ कोई बात हो रही है। न तो आरक्षण को छेड़ा गया, आरक्षण को बल्कि बढ़ाया ही गया, न तो किसी तरह की, आप देख लें कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर की किस तरह से प्रतिमा, उनका महाराष्ट्र में किस तरह से उनके नाम पर कई तरह की चीज़ें हुई। तो जब तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप देखें कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसमें खास करके यह देखा जाता है कि कैसे ओबीसी और ईबीसी और एससी एसटी को प्राधान्य मिले, उसको प्रधानता मिले। तो यह एक बनावटी मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 10 वर्षों से बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पा रही, तो उसका एक तरह का वामपंथीकरण हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है। पुरुषोत्तम जी, आपका शुक्रिया करूंगा। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। सियासत करने के मौके तो न संसद में कम है और न संसद के बाहर, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक मौके को सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। संविधान के 75 साल में हर पार्टी और हर नेता ने अपना अपना योगदान देने की कोशिश की है। कोई कमी रह गई होगी तो ये मौका उसे याद करने का नहीं, बल्कि ज़रूरत है भविष्य के लिए मजबूत बुनियाद बनाने की। खैर, हम सलाह ही दे सकते हैं। इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़। नमस्कार। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, उनके खोखले 11 संकल्प। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में।